इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक नियम है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो आप करते हैं उसका कोई नियम नहीं। एक एंशिएंट फिलोसोफर हुए थोसाइडस, उनका कहना था, स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड वीक सफर व्हाट दे मस्ट। यानी कि ताकत ही सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। अगर आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है जिसका इंपैक्ट आप पर हो सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके बारे में सजग रहें, समझदार बने और टाइम से कुछ पॉलिसीज बनाएं, एक्ट करें। जरा कनेक्ट करते हैं इस टॉपिक से। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी है श्रीलंका में, उसका बैकग्राउंड क्या है, फिर ये सेनेलीज और तमिल का इशू क्या है, अभी क्या स्टेटस है, और लार्जर कंटेक्स्ट में इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में हम क्या अलाइनमेंट अभी देख रहे हैं, वो एंड ऑफ दिस क्लास आपको क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले AKD, ये नए प्रेसिडेंट बन गए श्रीलंका के, और बैकग्राउंड है JVP, ये पार्टी। अमूमन हमने सुना है कि जहां जहां गरीबी शोषण होगा वहां वहां मार्क्स आ जाएगा, मार्क्स का भूत आ जाएगा, क्योंकि मार्क्स एक ऐसी आइडियोलॉजी देके गए जो काउंटर करती है ऐसे कैपिटलिस्ट या फ्यूडल लॉर्ड्स के एक्शंस को, जिसकी वजह से एक बड़ा जो मास है, जो गरीब जनता है, वो शोषित होती रहती है। आसान भाषा में बात करूं तो दुनिया में देखा गया है जहां जहां इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। आपने श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में सुना? क्या आपको लगता है कि श्रीलंका के जो एलीट हैं, क्या उनको भी उतनी प्रॉब्लम होगी जितनी गरीबों को? नहीं होगी ना। मरता कौन है? गरीब मरता है। तो ऐसे में फिर वहां पर जिस तरह की पॉलिटिक्स आती है उसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। तो ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स का राइज देखा गया है अभी श्रीलंका में। यहां पर है लेफ्ट विंग ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो एक तो मार्क्स है, एक लेनिन है। इसी विंग पर आरोप लगते रहे हैं कि ये वायलेंस को जस्टिफाई करती रही है इससे पहले के अपने इतिहास में। जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं, इनका पास्ट भी कुछ ऐसा है। ये एंटी तमिलियन सेनेलीज सॉलिडारिटी ऑफ रूरल यूथ, उसको लीड करते रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट्स को शक था कि भाई अगर ये लीडरशिप में आ रहे हैं तो भारत की अभी तक की जो पहल रही है राजपक्षा फैमिलीज से कि भाई वो तमिलियन पॉपुलेशन को उनका ड्यू दें। तमिलियन पॉपुलेशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, जरा समझ लेते हैं एथनिक डिवीजन ऑफ श्रीलंका को। टू प्रोमिनेंट एथनिसिटीज, ये जो आप ये वाला ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है सिनेलीज पॉपुलेशन। यहां सिनेलीज लोग रहते हैं, सिनेलीज भाषा बोलते हैं। और जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां पर भी बीच में, यहां पर आपको प्राइमरली तमिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और ये जो ऊपर वाला एरिया नदन पार्ट, इसको हम कहते हैं जाफना रीजन। अब आप सोचेंगे कि भाई ये श्रीलंका के तमिल्स है ना, तो इंडिया का क्या जाता है, ये तो दूसरे देश की प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। पड़ोस में अगर ये तमिलियन पॉपुलेशन है और इनकी सॉलिडारिटी, इनके एंसेस्ट्रल लिंक हैं इंडिया की तमिल पॉपुलेशन से, तो एक इमोशनल कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर इनका यहां पर प्रोसिक्यूशन होगा, इनको मारा जाएगा, जेनोसाइड होगा, तो अल्टीमेटली यहां से रिफ्यूजी पॉपुलेशन इंडिया के तमिलनाडु में आएगी कि नहीं आएगी? वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम बनेगी कि नहीं बनेगी? अब बदले की भावना से अगर कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स अपने कैंप्स को इंडिया में बना लेते हैं, स्पेशली तमिल पॉपुलेशन वाले एरिया में, तमिलनाडु में, तो आपको नहीं लगता इससे श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस पे भी इंपैक्ट पड़ा होगा? यानी कि यहां की सरकार कहती होगी, जो एक्चुअली डोमिनेटेड बाय सेनेलीज पॉपुलेशन, वो कहती होगी कि अच्छा, तो यानी कि इंडिया हार्बर कर रहा है टेररिस्ट को अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, तो हमारे रिश्ते खराब होंगे कि नहीं होंगे? और हमारे रिश्ते खराब होंगे तो ये हमारा पड़ोसी देश की सरकार अगर हमारे खिलाफ है, तो ये तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना। हमारे अदर दुश्मनों को बुलावा इस एरिया का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ करने में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो यानी कि केवल हमारे पड़ोसी की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम भी थी। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि सर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फ्रॉम रूट्स, कि ये तमिल वर्सेस सिनेलीज प्रॉब्लम है क्या, हुई क्यों? तो चलिए चलते हैं इसके पास्ट में। जैसे इंडिया पर एक मेजर पार्ट पर ब्रिटिशर्स का ही राज था, ऐसे ही श्रीलंका पर ब्रिटिशर्स का राज था। फाइनली 1948 में आजादी मिली। अब आजादी के समय पर देखा गया कि जो तमिलियन पॉपुलेशन थी वो सिनेलीज पॉपुलेशन से ज्यादा एजुकेटेड थी ऑन एन एवरेज। प्लस जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था यहां पर, अब आपने सुना होगा कि भाई उनको इंडिया में भी ऐसे लोगों की जरूरत थी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें, ऐसे यहां पर भी उनको कुछ श्रीलंकन्स की जरूरत थी जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें। तो देखा गया प्रोपोर्शनली यहां पर तमिलियन पॉपुलेशन ज्यादा थी अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन।
तो जो सिनेलीज मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके अंदर तो ये शक आएगा कि भाई माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन, ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर और इनके साथ मिलकर हमसे ज़्यादा एजुकेटेड, ट्रेड में कितने सारे जो ट्रेड हैं, जैसे यहाँ पर फिशिंग वाला एरिया है जिसका बाद में बदला भी लिया सिनेलीज पॉपुलेशन ने, मोनोपलाइज कर लिया गवर्नमेंट के एफर्ट से, तो वहाँ पर भी तमिलियन मेजॉरिटी इन व्यापारों में। तो उन्होंने कहा यार ये तो चेंज होना चाहिए, हम जो मेजॉरिटी हैं हमारी स्थिति खराब और इनकी स्थिति अच्छी, ऐसा क्यों? तो वेट करने लगे कि सही समय आने दो। वो समय जैसे ही आया उसके बाद वैसे तो कहा गया कि श्रीलंका का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले प्रेसिडेंट ने यहां पर कहा कि वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द फ्रीडम ऑफ पीपल इज आर गोइंग टू इंक्रीज, लेकिन होने लगा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कि सिस्टमैटिकली कुछ ऐसे लॉज जिससे कि सिनेरीज पॉपुलेशन को ऊपर करना है इन जॉब्स, सिनेरीज पॉपुलेशन को ऊपर करना है इन जो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फार्म लैंड एलोकेशन है या फिर आपका फिशिंग इंडस्ट्री है। और ऐसे में जो तमिलियन पॉपुलेशन उसको इनसिक्योरिटी फील होगी कि नहीं होगी? उनको इनसिक्योरिटी फील होगी। ऐसा ही होने लगा। अब रही कहीं सही जो कसर है वो 1956 ऑनवर्ड देखने को मिल गई। जैसे उस समय के प्राइम मिनिस्टर SWRD भंडारनायके, इन्होंने एक लॉ लाया, उस लॉ को कहा गया सिनेरीज ओनली एक्ट। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि श्रीलंका की एक ही ऑफिशियल भाषा होगी और वो है सिनेरीज। अब ऐसे में तमिलियंस ने कहा कि यार हम तो यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है तमिल, और वहां पर भी एक, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, इट हैज डीप पॉलिटिकल कॉन्नोटेशन एज वेल एज पर्सनल कॉन्नोटेशन। कहने का मतलब यह है कि इसको तमिलियन पॉपुलेशन ने माना कि अपने आप में एक सिग्नल है कि ये मानकर चल रहे हैं कि ये देश केवल सिनेलीज लोगों का देश है, इनका देश नहीं। आगे देखिए, जैसे 56 में ये हुआ, बता दूं 59 में इनका असैसिनेशन हो गया था, फिर इनकी हत्या हो गई थी। और इनकी हत्या आप में से कई लोगों ने दिमाग लगाया होगा, ओहो हत्या तो फिर तमिलियंस ने की होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका जो असैसिनेशन है वो एक बुद्धिस्ट ने किया। कारण, क्योंकि जैसे ही आज़ाद हुए तो देखा गया कि जो उस समय की सरकारें थी उसमें एक कोलिशन बन रहा था कि सिनेलीज बुद्धिस्ट कोलिशन, यानी कि वो तो इस वजह से किया गया कि यू आर नॉट डूइंग एनफ फॉर दी, यू कैन से incremental, you can say development in the lives of Sinhalese and Buddhist। यानी कि मांग थी कि यार तुम्हें एक सिनेलीज नेशनलिज्म को और ज्यादा पुश करना था और बेटर करना था, तुम वो नहीं कर पाए जो तुमने प्रोमिसेस किए थे। तो ये तो इस वाले काम को तो हल्का ही माना जा रहा था और कहा गया एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने इनकी हत्या की थी बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनफ। खैर 1963 में अब ये जो गतिविधियां चल रही थी श्रीलंका में, अब देखा गया अब स्प्रेड होने लगी कुछ पैम्पलेट्स उस रीजन में जहां पर तमिलियन पॉपुलेशन रहती है। और ये पैम्पलेट्स क्या कह रही थी? एक आजाद मुल्क फॉर तमिल पॉपुलेशन। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाद में बताया कि इसके पीछे एंटन बालासिंगम का हाथ था। अब ये कहां काम करते थे? ये काम करते थे ब्रिटिश हाई कमीशन में। आप सोचेंगे ब्रिटिश हाई कमीशन में, तो क्या इसमें ब्रिटिशर की भी कुछ साझेदारी थी कि तमिलियंस को आश्वासन देना कि देखो भाई हमने तुम्हें 1948 में आजाद कर दिया था श्रीलंका, 63 आ चुका है, लेकिन अब तक तुम्हारे हालात नहीं सुधरे और उल्टा तुम्हारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तुम्हें साइडलाइन किया जा रहा है, तो तुम्हारी तरक्की ऐसे नहीं होगी, यानी कि तुम्हें आजाद मुल्क चाहिए, हम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप सोचेंगे ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं और तमिलियंस को क्या ब्रिटिशर्स के आश्वासन में कुछ एक्चुअल आश्वासन दिखता है या फिर बस बातें हैं? तो देखो, अगर हम साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री को जानें, क्योंकि जो लोग लीडर्स बनते हैं ऐसी मूवमेंट्स के, भाई दे स्टडी वेल हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे पॉलिटिक्स चलती है। तो एग्जांपल ले लीजिए जैसे मलेशिया का। तो जो मलेशिया इंडोनेशिया आप देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो एक समय पर सिंगापुर वाज पार्ट ऑफ मलेशिया, लेकिन सिंगापुर जैसे अलग हुआ तो सिंगापुर ने कहा कि भाई हमें अपने आप को स्टेबल रखना है और उस स्टेबिलिटी में वी वांट ब्रिटिश सपोर्ट। तो ब्रिटिशर्स ने उनको सपोर्ट किया और सिंगापुर एक आज तो डेवलप नेशन है सिंगापुर। तो ऐसे में देखा गया कि भाई तुमने इतने साल यहाँ पर गुलामी बनाए रखा, मतलब इस श्रीलंका वाले एरिया को, और तुमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए रिसोर्सेज, तो तुम्हारा इतना तो जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनके बेटरमेंट के लिए अगर कोई स्ट्रेटजी बन रही है तो भाई यू शुड सपोर्ट। तो ऐसे आरोप ब्रिटेन पर भी लगे। ये देखिए बाद में ये जो एंटन बालासिंगम है ये देखे गए प्रभाकरन के साथ, LTTE के लीडर, नाम तो सुना होगा आपने, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। कई लोगों को लगता है कि जाफना रीजन में तमिल पॉपुलेशन का जो एकमात्र लीडर था, जो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन थी, वो शायद LTT थी। ऐसा नहीं है। LTT जैसी कितनी अदर ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटे छोटे आउटफिट्स भी थे। जैसे इसके भी अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो लेट 1960s में जो जाफना रीजन, नदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन के जो तमिल यूथ थे,
उनमें कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगी थी कि तभी मैंने कहा 63 में सर्कुलेशन हुआ और फिर लेट 60s तक ये कॉन्शियसनेस बन गई कि भाई अपना उद्धार तभी होगा जब अपना तमिल एलम होगा। तमिल एलम मींस एलम इज नेशन, और ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तमिल न्यू टाइगर, TNT। और जो प्रभाकरन आप देख रहे हैं ये इनिशियली इसका पार्ट थे TNT का, तब तक LTT नहीं बनी थी। और यहां पर ये इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया। आप कहेंगे शेर की इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका लिंक बताया जाता है चोलास से। कहा जाता है ग्रेट चोलास वंस रूल्ड दिस रीजन श्रीलंका टिल इंडोनेशिया एंड दिस चोलास यूज्ड टू यूज दिस लायन टाइगर एस सिंबल। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए सिडनी में तमिल एलम के सपोर्टर्स इसी फ्लैग को फहरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तक में। तो आप कहेंगे सर LTT तो खत्म हो गई ना, आइडिया खत्म नहीं होता ना आसानी से। आप फिजिकल एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन उसके लीडर्स को खत्म करते हैं, और इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार सजग रहना पड़ता है कि कहां पर इंटरनली ज़्यादा मोबिलाइजेशन तो ना हो जाए, ज़्यादा यूथ इंस्पायर ना हो जाए, कहीं से फिर आगे सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना क्रिएट होने लगे। देखिए अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, TULF तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, एलम रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्टूडेंट्स ने अलग से एक एसोसिएशन बना ली थी कि तमिल नेशन बनाना है। तमिल एलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन टेलो, इस पर तो यह आरोप लगा कि ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही थी। इंडिया पर आरोप ये था क्योंकि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी। इसके अलावा भी छोटे छोटे फैक्शंस बन गए थे, तमिल रिवोल्यूशनरी फैक्शंस फाइटिंग अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो इंडिया ने सोचा, मतलब ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इंडिया ने सोचा कि इसमें से कम एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ये भी आरोप लगा कि टेलो के कुछ जो लोग थे उनको तमिलनाडु में ट्रेन किया गया, जिससे कि इंडिया, मतलब क्योंकि इमोशनली लोग कनेक्टेड हैं, तमिलनाडु के लोग कनेक्टेड हैं, तो मतलब ये एक सोलिडारिटी रिफ्लेक्ट हो जाए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ चलो तो इस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कहा गया कि यार ये बड़ा ही रिस्की था, कारण क्योंकि अब श्रीलंकन गवर्नमेंट नाराज हो गई तो, और क्या ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है। क्या वो भारत को अपना साथी मान रही थी? नहीं। तो एक अलग ही मिक्स हो गया था। आप कहेंगे मिक्स कैसे? मैं जरा बहुत ही आसानी से समझाता हूं आपको। आरोप लगा कि भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए सपोर्ट किया कि भाई चलो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मेजर ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो, ट्रेनिंग से सपोर्ट कर दो, और उसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट, भाई ये तो हो गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन, दिल्ली से भाई कोलंबो जयवर्धनेपुरम यानी कि श्रीलंका के गवर्नमेंट के साथ हम हो गए। और वहां पर हमने कहा कि भाई अगर ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और मान लीजिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाती बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऐसे में इंडिया एक क्रेडिबल रोल अदा कर सकता था इन पीस प्रोसेस, कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बातचीत है, टेंशन वाली बात नहीं है, इनके कुछ मांगे हैं कि इस वाले रीजन को ऑटोनोमस बना दो, इनकी अपनी सरकार हो, वोटिंग राइट्स हो, एजुकेशन डेवलपमेंटल पर्पस से ये इनिशिएटिव्स लिए जाएं। तो ऐसे में अब आपके यहाँ पीस प्रोसेस लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी इस वीडियो की कि मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब पहला लॉ ये है कि नेशनल इंटरेस्ट का कोई लॉ नहीं होता। Whatever works in your national interest for your own security, you have to do that. You have to deliver that, right? पर क्या हमने श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ थे? नहीं, हम श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ भी थे, प्लस इस ऑर्गेनाइजेशन को भी मोल्ड कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। बाद में पता लगा कि इन्हीं आउटफिट्स में आपस में लड़ाइयां हो गई। ये तो चलो स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, अदर छोटे छोटे आउटफिट्स में लड़ाई हो गई, और उसमें सबसे ऊपर इमर्ज कौन हुआ? वो हुआ LTTE। आपने सुना होगा कि राजीव गांधी जी के दौरान हमने, जब उनकी सरकार थी, हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स उतारी थी, IPKF श्रीलंका में। वो क्यों उतारी थी? वो इसी वजह से उतारी थी कि चलो यार ये ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रमोट करेंगे जिससे कि अदर आउटफिट छोटे छोटे खत्म हो जाए, फिर उसके बाद यहां पर एक बॉन्ड, एक स्टेबिलिटी स्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन वो हमारी स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई, ये कमजोर हो गई, LTT मजबूत हो गई, और LTT और हमारी फोर्सेस आपस में लड़ बैठी। और उसके साथ साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी हमारी फोर्सेस को सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उनका आरोप था कि भाई आप तो हमारे यहां पर जो अलगाववादी हैं, सेशनिस्ट हैं, इनको आप सपोर्ट कर रहे हो। कई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जब भी भारत के इतिहास में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्लंडर्स को गिना जाएगा तो IPKF को लेकर जो स्ट्रेटजी इंडिया ने बनाई थी, जहां पर जिस देश में आप उतरे उस देश में बागी फ्रंट और सरकार दोनों आपके खिलाफ है, तो ऐसे में भारत की फोर्सेस को कैसे, मतलब यू कुड एक्सपेक्ट कि वो हम जीतते।
1000 के आसपास हमारे भारतीय जवान शहीद हो गए। फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयर भी करेंगे और उसके बाद हम इन आउटफिट्स को अब काउंटर करते हैं, क्योंकि एलटीटी मर्ज हो गई थी। खैर फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट, और हमसे रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ से जाइए। फाइनली फिर हमने अपनी फोर्सेस को बाहर किया। और बाद में आपने देखा होगा, सबने सुना होगा कि राजीव गांधी जी का, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का एसेसिनेशन हो गया था। तो कहा गया उसके पीछे भी ये फैसला था, जो एलटीटी काडर्स ने जिस बेसिस पर एसेसिनेशन किया, जिसको वो कहते रहे। एलटीटी का जो काडर था, अब ये आपने कुछ टाइम पहले अगर शायद एक फैमिली नाम से एक सीरीज आई थी, उसमें समंथा प्रभु वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस कैरेक्टर ऑफ तमिल रिवोल्यूशनरी। तो कहा गया कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के जो काडर्स थे, यानी कि सपोर्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उसमें और एलटीटी में डिफरेंस क्या था। एलटीटी उनसे स्ट्रांग बन पाई क्योंकि एलटीटी ने अपने काडर को ट्रेन किया कि कोई स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम योर फैमिली, you should actually be ready to give your life for this nationalist cause। हमेशा अपने पास में वो एक साइनाइड रखते थे कि अगर पकड़े जाएं तो कभी भी जीवित ना पकड़े जाएं। कई ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया जिससे कि जो इनका कार्डर था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, वो मतलब दूसरे कार्डर्स जो थे उनके कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर रही। खैर 26 साल तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला और फाइनली यहाँ पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 2009 में कि हम जीत गए हैं और एलटीटीई जो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बचा था, उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। प्रभाकरन मारे जा चुके हैं। लेकिन पोस्ट एलटीटी एरा में क्या हुआ, देखिए, जो एक ये तमिल नेशनल अलायंस एक प्रो एलटीटी पार्टी थी, ये जो अलग नेशन की मांग करी थी, फाइनली इसने अपनी अलग नेशन की मांग को हटा दिया और कहा वी आर एग्री फॉर फेडरेशन काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें कि आप जो जाफना रीजन है, नदन वाला पार्ट है, उसको एक प्रोविंस और प्रोविंस को अपनी कुछ ऑटोनॉमी दे दीजिए। लेकिन ये देखिए अपडेट यहाँ पर, इन मई 2010 न्यूयॉर्क बेस्ड लॉयर विश्वनाथन रुद्र कुमारन, इन्होंने डिक्लेयर किया कि ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ तमिल एलम, यानी कि ये एक तरीके से तमिल नेशन की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। और ऐसे में दुनिया भर में कितने तमिल नेशनलिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी हैं, जो इनकी सरकार को तमिल नेशन की असली सरकार मानते हैं। तो यानी कि जो मैंने कहा था कि आइडिया नहीं आसानी से मरता, राइट। अब ये देखिए 2008 में ये एक, व्हेन आई वाज डूइंग दिस रिसर्च, तो आई फाउंड दिस आर्टिकल तमिलनेट का, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट शो करी और स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहे हैं कि श्रीलंका का जो जेनोसाइडल वॉर था तमिलियंस के खिलाफ, मतलब तमिल एलम के सपोर्टर्स के साथ खिलाफ, ये गलत था क्योंकि उनको राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। इनका कहना है कि मार्क्सिस्ट लैंडनिस्ट अप्रोच एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली सपोर्ट करता है कि हर किसी व्यक्ति को, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इन पर्टिकुलर टेरिटरी, दे हैव दिस राइट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे वांट। तो इस बेस पे उनका कहना है कि भाई ये सब्जुगेशन हुआ है श्रीलंका का। अब आप कहेंगे इसमें हमारा क्या लेना देना। अब देखिए ये इनकी फुल स्टेटमेंट है, तो पूरा आर्टिकल है, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरे, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, लेकिन इसका कुछ एक्सर्ट मैं आपको दिखाता हूं। द अप्रोच ऑफ श्रीलंकन स्टेट, तो ये कह रहे हैं, यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि सब्जुगेशन हुआ है, ये जो बुद्धिस्ट ओनली एक्ट बनाया, सिनेलीज बुद्धिस्ट ओनली एक्ट बनाया, यहां पर जो चीजें कही गई इस आर्टिकल के फर्स्ट वाले पार्ट में, वो बिल्कुल सही कही गई, मतलब फैक्चुअली ट्रू है। देखिए जब भी किसी नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करना होता है तो ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसी बातें जो हमने भी की हैं, बिल्कुल सही है जी, है ना, ऐसा ऐसा हुआ, राइट, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, सब्जुगेशन हुआ, लेकिन उसके बाद वाले जरा पार्ट को देखिए आप। इंडिया स्टेट द फेथफुल एजेंट ऑफ यूएस इंपीरियलिज्म इन साउथ एशिया, ये इंडिया में हमारे ही बच्चों, मतलब हमारे स्टूडेंट्स की एक यूनियन कह रही है कि जो इंडिया स्टेट है वो एक फेथफुल एजेंट है यूएस इंपीरियलिज्म इन साउथ एशिया। कह रहे हैं कि इंडिया ने जो भी किया उसके पीछे यूएस का हाथ था और इंडिया ऐसे नेशनलिस्ट कॉज को दबाता रहा है। अब जरा इसमें देखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, ये देखिए आर्टिकल में, इंडिया हैज बीन क्रशिंग द जेन्युइन डिमांड्स ऑफ वेरियस नेशनलिटीज सच एज कश्मीरीज, नागाज, मणिपुरीज, असमीज। तो कह रहे हैं जैसे कि इंडिया इनकी डिमांड्स को क्रश करता रहा है, ऐसे ही तमिलियन कॉज की डिमांड है। कहा कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट को अगेंस्ट तमिल्स, और ये अपने आप में जेनोसाइड में सपोर्ट करने जैसा है। तो भारतीय सरकार के इन फैसलों के खिलाफ बात कर रहे हैं।
प्लस इस आर्टिकल में आप फर्दर जाएंगे तो इनका कहना है कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, मार्क्सिस्ट लीनिंग वाली पार्टीज़ हैं, वो भी नाम की पार्टीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कॉज पर इनको सपोर्ट करना चाहिए था, तमिलियंस को, इनको सपोर्ट नहीं किया। इसी आर्टिकल में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि डीएमके, एआईडीएमके नामक जो पार्टीज़ हैं, प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं आपकी तमिलनाडु की, इन्होंने केवल इस इमोशन पर वोट बटोरी हैं, तमिलियन कॉज पर एक्चुअल सपोर्ट नहीं किया। हालांकि डीएमके, एआईडीएमके, स्पेशली डीएमके, क्योंकि इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कोalition पार्टनर थी, तो कहा जाता है एम करुणानिधि का जो एक यू कैन से डिवोशन था या वो पॉलिटिक्स भी थी, तमिलियन कॉज एंड सोलिडारिटी विद तमिलियन श्रीलंकन्स, और उस बेसिस पर जो यू कैन से लोगों से इमोशनल सपोर्ट पर वोट लेना, वो भी एक बड़ा कारण था कि इंडिया की जो नेशनल गवर्नमेंट थी उस समय पर, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसिसिव एक्शन नहीं ले सकते थे यू कैन से सपोर्टिंग श्रीलंकन गवर्नमेंट रिगार्डिंग जो वॉर उन्होंने किया, जिससे फाइनली एलटीटी का खात्मा हुआ। ये भी कहा जाता है कि एम करुणानिधि ने एक पोएम लिखी थी इन सपोर्ट ऑफ तमिल सेल्वन। ये तमिल सेल्वन लीडर रहे हैं एलटीटी के, मतलब तमिलियन इलम इस मूवमेंट के, और उनका एक एयर स्ट्राइक में मतलब एसेसिनेशन हो गया था। तो सोचो, तमिल नेशनलिज्म के लीडर तमिल सेल्वन की हत्या होती है और उनके फेवर में एक इमोशनल पोएट्री हमारे देश के एक स्टेट के सीएम लिखते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि ये केवल उन्होंने इमोशनल वोट बटोरने के लिए किया, इमोशनल एंगल से, ये एक्चुअल कुछ नहीं कर रहे। एक्चुअल होता तो उनके कॉज के लिए लड़ते, उनके लिए अलग देश बनवाते, ऐसी बातें। इसी के साथ आपने विकीलीक्स का नाम सुना होगा, तो विकीलीक्स में एक केबल रिलीज हुआ था। केबल का मतलब है एक ऑफिशियल कम्युनिक बिटवीन चेन्नई यूएस कंसुलेट, जैसे यूएस एम्बेसी है वो दिल्ली में है, तो उसकी जो ब्रांच होती है उसको हम कंसुलेट बोलते हैं। तो जो चेन्नई में यूएस की कंसुलेट है, उसने एक ऑफिशियल लेटर भेजा था वॉशिंगटन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मान लीजिए, और कहा गया कि उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जिसने विकीलीक्स ने लीक कर दिया था, तो उसमें बताया गया कि कई तमिलियन ग्रुप्स हैं जो कि चेन्नई में मिले यूएस कंसुलेट में आकर, और उन्होंने यूएसए से गुहार लगाई कि आप कोवर्ट तरीके से हमें सपोर्ट कर दीजिए, और हम श्रीलंका का जो तमिलियन वाला एरिया है और इंडिया का जो तमिलनाडु वाला एरिया है, इसको मिलाकर एक देश बना देंगे। तो यूएसए आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। तो हालांकि यूएसए ने उसके बाद क्या कहा ऐसा विकीलीक में नहीं रिलीज हुआ, लेकिन पॉइंट इज कि भाई अगर हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे ये मूवमेंट इस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है सेसेशन पर, तो आपको नहीं लगता कि वी शुड ऑल्सो बी विजिलेंट अबाउट दीज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स? दीज सिविल सोसाइटी ग्रुप समझते हैं ना, कुछ ऐसी एनजीओज जो ऐसे आइडियाज़ को सपोर्ट करती हैं। हमें उसके लिए सजग होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, राइट? और ये वॉरफेयर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ज़रा इसमें चाइना के एंगल को देखते हैं। चाइना राजपक्षा फैमिली को सपोर्ट करता रहा है। तो आप कहेंगे सर चाइना तो कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, तो ऐसे में कायदे में जो श्रीलंका की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको चाइना ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? मैं आपको बता दूं, उसको तो चाइना सपोर्ट करता रहा 1935 से, जब तक कि श्रीलंका आजाद भी नहीं हुआ था। 1948 में आजाद हुआ, 1935 से चाइना में जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी, उस समय आज का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी नहीं बना था, लेकिन उस समय से लिंक बताए जाते हैं, ठीक है? लेकिन आप कहेंगे लेकिन यहां तो राजपक्षा को, वो इस वजह से जैसी आपकी सरकार बनती है, अब आपके पास जिम्मेदारी होती है कि यार आपको अपने नेशन को स्ट्रांग बनाना है। तो ऐसा मान लीजिए कि दाव जीतने वाले घोड़े पर लगाया जाता है। अगर आपका घोड़ा खुद हारने वाला है, तो जो वाकई प्रॉफिट बनाना चाहता है वो खुद के घोड़े पर दाव नहीं लगाएगा, दाव उस पर लगाएगा जिससे पैसा बन सकता है। तो ऐसा ही चाइना ने किया। मीनवाइल जो अपना घोड़ा है, यानी कि जो अपनी आइडियोलॉजी वाली पार्टी, उसको बैकएंड से सपोर्ट करते रहेंगे, इंतजार करेंगे कि कब ये वाला जो घोड़ा है ये मजबूत होगा। कुछ ऐसा चाइना का स्ट्रेटजी रहा है। जरा इन फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। राजपक्षा फैमिली को देख लीजिए, ये पूरा इनका ट्री है जिसको ये सपोर्ट करते आए हैं। गोटाबया राजपक्षा 2000 में प्लान किया कैंपेन टू डिफीट तमिल टाइगर्स। चाइना प्रोवाइडेड आर्म्स एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो चाइना ने खुद पैसा और हथियार प्रोवाइड किए। अब मुद्दा ये है कि जो जाफना रीजन में भी जो ये सपोर्ट कर रहे हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कॉज के जो पार्टीज हैं, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट यूनियन की बात करी,
तो इनको ये देखना चाहिए कि भाई तुम कह रहे हो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कॉज के बेसिस पर जो है तमिलियंस का ये जो राइट है टू टेक अप आर्म अगेंस्ट देयर स्टेट एंड सिसीड, मतलब अलग से नेशन बना लो। तो खुद जिस चाइना को, माओ को तुम मानते हो भगवान की, भाई पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ गन, वो खुद नहीं सपोर्ट कर रहा तुम्हें। वो खुद तमिलियंस के खिलाफ आर्म्स एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। यहां पर आप इंडिया को कह रहे हो कि इंडिया जो है ये यूएस इंपीरियलिज्म का इस्तेमाल कर रहा है और इंटरवीन कर रहा है। ये क्या कर रहा है चाइना? तो चाइना को किस तरह का सपोर्ट? चाइना ब्लॉक्ड एफर्ट ऑफ यूएन। जब यूएन में श्रीलंका के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होने लगा तो हर बार चाइना ने सपोर्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर आइडियोलॉजी और नेशनल इंटरेस्ट में चुनना हो ना, तो नेशंस नेशनल इंटरेस्ट को चुनते हैं, आइडियोलॉजी को नहीं। ये देखिए चाइना का इन्वेस्टमेंट राजपक्षा फैमिली में। तो चाइना ने हमेशा ध्यान दिया कि किसी भी देश के एलिट्स के साथ रिलेशन बनाओ, सिविल सोसाइटी, पब्लिक, उस पर इतना कंसर्न नहीं, क्योंकि चाइना वहीं पर पैसा इन्वेस्ट करता है। ये देखिए एक चाइना की जो सीसीपी है उसकी मेजोरिटी ओनरशिप वाली एक कंपनी ने $7.6 मिलियन इनकी पार्टी फंड में दे दिए, कैंपेन में दे दिए। बाकायदा इनके सपोर्टर्स को गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है चाइना। तो सीधे सीधे चुनाव में फायदा देने की कोशिश है कि नहीं? तो बदले में कुछ तो मांगता होगा। मांग क्या लिया? अरे पूरा देश मांग लिया इन्होंने, यानी कि ह्यूज डेट अंडर दिस बीआरआई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, आम जनता परेशान। बदले में ले लिया हम्बनटोटा पोर्ट, एक क्रिटिकल लोकेशन। तो पैसा खर्च कर रहा है तो इस वजह से कर रहा है ना। फाइनली इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। अब चाइना ने देख लिया कि भाई इस इकोनॉमिक क्राइसिस को राजपक्षास भी हैंडल नहीं कर पा रहे। अब राजपक्षास कॉल कर रहे हैं चाइना को कि चल प्लीज बचा लीजिए। चाइना इज लाइक कि हम तो ऑलरेडी इतना सब कुछ फंड कर चुके हैं, वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी, हम फर्दर तुम्हें पैसा देते रहे। उस समय पर आपको याद होगा इंडिया ने अपना जो लोन प्रोवाइड किया हुआ था उसको रिस्ट्रक्चर किया, अलग से ग्रांट्स दिए, प्लस अलग से एक क्रेडिट लाइन दी जिससे कि वो अपने आप को रिवाइव कर सके। तो इंडिया हैज बीन स्टैंडिंग विद श्रीलंका। यहां पर एक तरीके से वल्नरेबिलिटी यहां शो हो गई श्रीलंका की। अब जब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर ही दिया, लूट खसोट करते रहे, तो फाइनली ये जेवीपी का राइज हुआ। अब जेवीपी मैं आपको कहता था 1930s। ये देखिए जेवीपी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका सीपीएसएल इन 1960। 1960 से यहां से निकली थी जेवीपी। लेकिन जो सीपीएसएल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका, ये काफी पुराना 1930s की है। ग्लोबल कम्युनिस्ट मूवमेंट जब हुई तो उस समय कम्युनिस्ट ब्लॉक में दो पावर थी, दो तरीके थे। एक तरफ था सोवियत, दूसरी तरफ था चाइना। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका थी, ये चाइना वाले आइडिया को सपोर्ट करती थी। ये चाइना वाला आइडिया कि रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल करो, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ो। माओइस्ट प्रिंसिपल, माओ का क्या कहना था? पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ गन एंड रिवोल्यूशंस आर कंटिन्यूस। मतलब कोई एक रिवोल्यूशन नहीं, आपको कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी पार्टी कार्डर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वायलेंस इज जस्टिफाइड। और देखिए वायलेंस इन्होंने करी भी। जेवीपी जब ये प्रो चाइना फैक्शन से निकली, इसके बाद मतलब इन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप किया रूरल श्रीलंका में, जो सेनेलीज वाली पॉपुलेशन में, कि ये टॉलरेट नहीं करते थे क्रिटिसिज्म को। खुले आम मतलब अगेंस्ट थे, अगेंस्ट इंडियन गुड्स। जैसे एक इंडिया फार्मा कंपनी के जो चेयरपर्सन थे, उनको 1989 में इन्होंने असैसिनेट कर दिया। इनके देखिए जेवीपी के फाउंडर रोहाना विजयवीरा खुलेआम देवर अगेंस्ट इंडिया। तो एंटी इंडिया स्टैंड रहा इनका, जेवीपी के फाउंडर का। ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन्स, इंडियन गुड्स को, बिजनेसेस को बैन करो। कहते थे कि इंडियन इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका में खत्म होना चाहिए। ये देखिए बीजिंग से सपोर्ट मिल रहा था 1935 से सीपीएसएल को, जहां से निकला है जेवीपी। अब इंडिकेशन ऑफ इंडियन सपोर्ट। अब हमें तो भाई आज से लेना देना है, राइट? आप ये भी तो मानते होंगे कि भाई जेवीपी आज है, तो जेवीपी आज अगर नेशनल गवर्नमेंट बना ले रही है तो इसका मतलब है कि अब उसके कंधों पर नेशन के इंटरेस्ट आ गए हैं। और नेशन के इंटरेस्ट में एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इंडिया है। वो किसको चुनेगा? तो देखिए जेवीपी का डेलीगेशन विजिट करता है दिसंबर 2023 में, और ये बैठे हैं एकेडी, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यहाँ पर चाइना में। और इन्होंने कहा कि हम चाइना सीखना चाहते हैं कि कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इतने लंबे समय तक अपने कंट्रोल को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखा। चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है, क्वांटम लीप, मोर देन 400 मिलियन पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब ये सब सीखना चाहते हैं, इसके लिए गए। अब देखिए इंडिकेशन, शी जिनपिंग ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है भाई, गुड एग्जाम्पल है। इनकी चाइना की फॉरेन पॉलिसी में भी कह रहे हैं कोऑपरेशन रहेगा इस नई सरकार के साथ। लेकिन हमारे लिए काम की चीज़ें ये देखिए, इन्होंने जो एकेडी ने, नए प्रेसिडेंट ने जो अपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, ये उनको बनाया है जो चाइना से पढ़कर आए हैं।
तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये चाइना में एजुकेटेड है तो हो सकता है चाइनीज लीनिंग रख रहे हो। अब आप कहेंगे चाइना से एजुकेटेड, इसका क्या मतलब? देखिए, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देशों के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके जो कैडेट्स होते हैं, उनको चाइना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा है। श्रीलंका मतलब चाइना इनके देशों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहा है चाइना में। और क्यों दे रहा है? कह रहा है कि भाई आप क्यों अपना कॉस्ट बियर करते हैं अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करने का। लुक एट हमारी जो आर्मी है, अमंग द मोस्ट सोफेस्टिकेटेड आर्मी है, और हम ट्रेन करेंगे। अब आप खुद से सोचिए कि अगर उनके मिलिट्री ऑफिसर्स को चाइना ट्रेन करेगा, बाद में जाकर यही मिलिट्री ऑफिसर जो सीनियर पोजीशंस पर जाएंगे, जैसे कि यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बन गए, तो बदले में आप ये देखिए कि जब ये ट्रेनिंग ही चाइनीज वे ऑफ वॉरफेयर में हुई है, चाइनीज जो आर्मी के वेपनरी है उसमें हुई है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आएगी तो आपको नहीं लगता एक इंक्लिनेशन हो सकता है चाइना की तरफ? तो यह है चाइना का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज वाई वी शुड बी थिंकिंग ऑफ ऑल वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज एंड मेकिंग अ वे फॉर सर्विंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अनुराग आइडियोलॉजी देखिए, जो ये लीडर हैं, फार लेफ्ट आइडियोलॉजी है, राइट? लेकिन पॉलिटिकल ट्रेंड्स जब से ये लीडर बने हैं उससे कुछ समय पहले से ही इनके टुवर्ड्स सेंटर आ रहे हैं। तो दैट इज गुड थिंग फॉर इंडिया, राइट? फार लेफ्ट से सेंटर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले बन रहे हैं, दैट इज गुड। तो यानी कि जो तमिलियन इशू है उस पर ही विल बी कंसिडरेट, राइट? यानी कि जो इनके रूट्स हैं, रूरल सेनेलीज, यू कैन से यूथ के साथ सॉलिडारिटी रखनी है, तो उससे हटकर ये पूरे देश की सोचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो भाई साहब कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलोगे आप? अब इनके पास क्रिटिकल चॉइस है, इंडिया या चाइना। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं किसी एक को नहीं चुनूंगा, आई हैव टू टेक केयर ऑफ श्रीलंकाज कंसर्न विद बोथ नेशंस। वो कह रहे हैं अब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट चैलेंजेस को, और इसके लिए उन्होंने चाइना से जो BRI के कॉन्ट्रैक्ट पहले वाली सरकारों ने किए हुए थे, इन्होंने कहा कि अब मैं उन प्रोजेक्ट्स को करूंगा रिव्यू। दैट इज गुड फॉर इंडिया, करो भाई रिव्यू। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट जो है रद्द हो जाएं, उसके बाद इंडियन कंपनीज को भी मौका मिल जाए, है कि नहीं? तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट ने डेट ट्रैप में डाल दिया श्रीलंका को, इस बात को ये समझते हैं। तो यहां पर अब जो आइडियोलॉजी वाली बात थी ना, अब उसको इन्होंने भी साइडलाइन कर दिया कि अगर इनका जो विपक्षी दल है, जो पार्टी है, उसको सपोर्ट अगर यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी करती आई है कि भाई ये ठीक है आइडियोलॉजी वाला अपना घोड़ा है लेकिन जीतने वाले को सपोर्ट करेंगे, तो अब ये जीत गया है। तो अब ये कह रहा है कि अच्छा तो जरा हम भी अब रिव्यू करेंगे क्योंकि हम जीत गए हैं। अब जैसे IMF है, तो IMF के साथ भी इन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू रिकंसिडर, जो भी उन्होंने पैकेज हमें दिया था जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर, उसको भी रिव्यू करेंगे। और फॉरेन जो पॉलिसी का जो कैंपेन होगा उसमें चाइना के साथ तो वर्क करेंगे क्योंकि FDI वहाँ से आता है, इन्वेस्टमेंट वहाँ से आता है, लेकिन साथ साथ हम इंडिया के साथ भी काम करेंगे। अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडिया के लिए? अब देखिए, एक तो ये कहा जा रहा था कि लेफ्टिस्ट लीनिंग है, तो वो तो हमारे कंसर्न अब थोड़े से रिड्यूस हो सकते हैं कि टुवर्ड्स सेंटर आ रहे हैं, राइट? लेकिन सेवरल मेजर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को जो वो रिव्यू करने की बात करें, वो केवल चाइना के नहीं, इंडिया के भी रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर इंडिया के रिव्यू कर सकते हैं तो भाई हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस पर इंपैक्ट आ सकता है। IMF के साथ रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है भाई। सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा इशू है, क्यों? क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट पर आना जाना ऑफ चाइनीज वेसल्स वो इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में चाइना एक लेवरेज पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है बैक चैनल आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट पे वो कम करे। क्योंकि अगर आप किसी के रिलेशंस की बात करते हैं तो आप उसको ऐसे नहीं समझ सकते जैसा वो दिखा रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं लेफ्ट से फार लेफ्ट से सेंटर की तरफ आ गया, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो यू हैव टू सी एक्शंस, यू हैव टू सी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज, कि अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ और बेटर संबंध बना ले, जिससे हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि सिविलियन पोर्ट बताया गया था, लेकिन यहां पर हमने चाइनीज सबमरीन भी देखी, हमने यहां पर ऐसे वेसल्स देखे जो इस एरिया में स्पाइंग कर रहे थे। तो भाई साहब हमारे कंसर्न इंक्रीज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कंसर्न इंक्रीज होने चाहिए, राइट? ये स्पाइंग वाला कंसर्न जो है हमारा, अब प्रो इंडिया भी इन्होंने दिखाया, जैसे कि हमारी सरकार ने इनकी सरकार बनने से पहले ही, AKD की सरकार बनने से पहले ही इनको इनवाइट कर लिया था। इसमें एस जयशंकर साहब, अजीत डोवाल साहब, इन्होंने दोनों ने इनके साथ मीटिंग करी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर कोई नई फोर्स उभर कर आ रही है पॉलिटिकल मैप पर दूसरे देश में, सो वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद देम एज वेल। तो यानी कि वी आर
इन टॉक्स विद देम। जैसे जब वो इंडिया आए तो वो अमूल फैक्ट्री देखने गए गुजरात, फिर उसके बाद उन्होंने अमूल को कहा कि भाई हमारी डेयरी इंडस्ट्री में भी कुछ आप इंडस्ट्रीज़ को टेकअप कर लीजिए, खरीद लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, वी आर गोइंग टू सपोर्ट। चाइना वाले जो कंसर्न्स हैं हमारे, इन्होंने कहा उसको भी ही इज़ गोइंग टू टेक केयर। प्रो इंडिया स्टैंड इन्होंने दिखाया है, राइट? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया वाज देयर स्टैंडिंग विद हिम। कंक्लूजन के तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि देखो, अभी तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे आर वर्किंग ऑन दैट कि क्या इसमें अब तमिलियन कॉज के लिए जो इंडिया ने अभी तक राजपक्षा गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया था, जिसमें कि श्रीलंकन गवर्नमेंट के श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, और आपने देखा होगा कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन में जाफना रीजन में डेवलपमेंटल पैकेज इंडिया श्रीलंका रिलेशन का एक कोर स्ट्रेटजी रहा है। तो अब ये सरकार बनी है, इसके आने वाले मतलब 6 मंथ्स 1 ईयर में पता लगेगा कि क्या ये कर रहे हैं विद रिगार्ड टू दिस तमिलियन कॉज, क्योंकि स्टेबिलिटी इन तमिलियन रीजन इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ, राइट? एंड दैट इज वाई तमिल सेनेलीज इंक्लूसिवनेस, इस पर काम होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल इनकी सरकार केयरफुल रिकवरी पर कोशिश कर रही है, तो पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज पर तब तक तो कोई बात नहीं करता जब तक कि खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है, क्योंकि अगर ये इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ा तो उससे तो भाई साहब ये जो क्राइसिस है आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, ये फर्दर होगा कि नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे में जो आपको फॉरेन एड्स मिल रही है, जो आपको मदद मिल रही है, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो कम मिलेगी। जो ट्रस्ट आप चाहते हैं दुनिया के इन्वेस्टर्स का आपके देश में हो, क्या वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे में श्रीलंका ऐसी स्थिति में है कि वो चाहकर भी प्रेजेंटली पास्ट आइडियोलॉजिकल बैगेज की वजह से जेवीपी पार्टी के, ऐसा नहीं है कि वो एंटी तमिलियन स्टांस इस समय पर रखेगा, क्योंकि बाकी सब जगह से वो इस समय घिरा हुआ है। तो वी कैन बी श्योर येट कॉन्शियस दैट दीज डेवलपमेंट्स डोंट हैम्पर अस। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, जस्ट मेंशन वाह और अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू। Examine the Tamil Sinhalese issue in Sri Lanka and how does it impact India-Sri Lanka relations? तो आई थिंक अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यू कैन आंसर दिस